हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस क्या होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। उसके अंदर हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस जो होता है वो होता क्या है। एक तो हम ये बात करेंगे, दूसरा हम ये देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस है उसे निकाला कैसे जाता है, और तीसरा हम ये देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से होता है। तीन चीज़ों को आज हम देखेंगे, और ये वीडियो आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस क्या होता है। तो हमने ये देखा होगा कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है और इंडक्टर क्या होता है। तो रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर क्या करता है तो करंट को अवरोध करता है, और इंडक्टर क्या करता है तो उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंस की होती है, और कैपेसिटर के अंदर जो होती है वो भी रिएक्टेंस की होती है, बट वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। और ये जो होता है इंडक्टर में वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और रजिस्टर में जो होता है वो रेसिस्टेंस होता है। तो अगर रजिस्टर ही है, किसी भी अगर कपड़ की बात कर ले, मान ले ये हमारा कपड़ है एक, उसके अंदर कोई रेसिस्टर है 4 ओहम मान लें, यानी कि ये जो कपड़ है वो 4 ओहम का है, तो हम R = 4 लिख सकते हैं। अगर इसी कपड़ को हमने कुछ इस तरह कॉइल के फॉर्म में भेज दिया तो अब इसमें दो चीज़ आ गई। एक तो ये कपड़ है, उसकी वजह से रजिस्टर तो होगा ही उसके अंदर। दूसरा ये क्या है, कॉइल है, एक तरह से इंडक्टर हो गया, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो गया इसमें। तो दो चीज़ें आ गई, एक हमारा एक्सएल भी आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, और हमारा आर भी आ गया। तो हम इसे इम्पीडेंस लिखते हैं, Z हम लिखते हैं R+XL। इम्पीडेंस भी हमारा वही रेजिस्टेंस का ही काम करता है, बट ये सम होता है हमारा R, I और C का ये सम होता है। तो अगर एक हो तो R से लिख सकते हैं, अगर इंडक्टेंस हो तो XL से लिख सकते हैं, और अगर कैपेसिटेंस रिएक्टेंस हो तो XC से लिख सकते हैं। अगर ये सब एक साथ मिल जाता है तो वो हमारा हो जाता है इम्पीडेंस, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया इम्पीडेंस, हम इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। जो तीनों एक साथ जुड़ जाए या दो एक साथ जुड़ जाए कोई, तो उसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एक हमारा ये ट्रांसफार्मर है जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम देख लेते हैं इस ट्रांसफार्मर को, क्योंकि हमने पढ़ना है ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस। तो ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस पढ़ने से पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसमें हमारा 3 इनपुट होता है जो 11 kV होता है, और 4 हमारा आउटपुट होता है। एक हमारा R, Y और B, और दूसरा हमारा जो चौथा होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसमें कॉइल होते हैं। जो कॉइल होता है वो हमारा कॉपर का होता है। तो कॉपर में ऑलरेडी क्या है, हमारा रजिस्टर है। अगर वो कॉपर कॉइल के फॉर्म में हो गया तो उसमें इंडक्टर भी है, इस चीज़ को याद रख लें। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस, परसेंटेज इम्पीडेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देख लें, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इसमें हमारा 3 इनपुट हो गया, 3 इनपुट हो गया, ये हमारे 3 इनपुट हो गए R, Y, B, और 3 हमारा आउटपुट भी होगा इसमें R, Y, B। अब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर हम देखें तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, 5 kVA, 50 kVA, जो भी हो, 5 kVA इस फॉर्म में होता है, 1000 kVA इस फॉर्म में होता है। इसकी कोई कैपेसिटी होती है, और उसके ऊपर जो नेम प्लेट होता है, उसके ऊपर जो नेम प्लेट होता है कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर ये नेम प्लेट होता है, इस पे लिखा होता है परसेंटेज इम्पीडेंस। परसेंटेज इम्पीडेंस हमारा ट्रांसफार्मर के प्लेट पे लिखा होगा 4% या 4.5 या उससे भी आगे। ये ट्रांसफार्मर कितना केवी का है उस पर डिपेंड करता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने यहाँ पे दे दिया 11 kVA, हमने ट्रांसफार्मर को दे दी 11 kV। हमने उससे लिया 420 या 433 जो भी हो, हमने इसे ले लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने इनपुट तो दे दिया 11 kV। अब हमारे जो आउटपुट होते हैं, अगर किसी फैक्ट्री में है तो हम उस पर लोड लगाते हैं, मोटर, हमारे लाइट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे लोड होते हैं। तो ये जो लोड होता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है 11 kVA,
इसकी जो कैपेसिटी है 11 kV, हमने यहाँ पे लोड लगा दिया उससे ज़्यादा, तो ओवरलोड हो गया। तो ओवरलोड की वजह से ये जो हमारा जो परसेंटेज इम्पीडेंस है 4% है, तो अब इसमें ओवरलोड की वजह से इसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब लॉस कितना होगा वो कैसे हम पता करेंगे कि अगर हमारा 11 kV का ट्रांसफार्मर है, उसमें हमने लोड इतना लगा दिया कि उससे भी ज़्यादा हो गया, ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा हो गया, तो हमारे नेम प्लेट पे लिखा हुआ है 4% इम्पीडेंस, यानी कि इसका जो इम्पीडेंस है 4% है। तो जो ओवरलोड हमने कर दिया उसकी वजह से तो ट्रांसफार्मर में लॉस होने लगे। तो अब ट्रांसफार्मर में लॉस कितना हो गया वो हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 4% है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11,000 से, क्योंकि 11 के भी 11,000 हो गया। अब उसको हम कुछ इस तरह अगर इसका कैलकुलेशन करने लिखेंगे तो 495 वोल्ट हमारा लॉस में आ जाएगा। तो इतना जो है हमारा ओवरलोड की वजह से हमारा 495 लॉस हो गया। तो ये लॉस किस तरफ होगा, हमारा प्राइमरी की तरफ होगा, ये लॉस हमारा प्राइमरी साइड होगा। प्राइमरी साइड होने से अब दिमाग में ये बात आती है कि तो हमारा जो लॉस हो रहा है, जो हमारा लॉस हो रहा है वो तो प्राइमरी में हो रहा है, सेकेंडरी में तो हो नहीं रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें कि अगर 11 के भी हमने दिया है, यानी कि 11,000 हमने दिया है, 495 उसमें से लॉस हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर ओवरलोड हुआ तो इसमें लॉस हो गए हमारा 495 के आसपास। हमने लॉस कैसे निकाला, जो हमारा परसेंटेज इम्पीडेंस है उससे हम जो हमने इनपुट दिया है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो हमारा लॉस है उसको हम प्राइमरी से घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1505। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा वोल्टेज अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो लॉस हो गया। तो परसेंटेज इम्पीडेंस हमें यही बताता है कि हम जो लोड दे रहे हैं, हमें लोड कैसे डिसाइड करना है हमारे ट्रांसफार्मर पे। अगर हमने ओवरलोड कर दिया तो हमारा इनपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। अब इनपुट वोल्टेज कैसे कम होता है, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो कम कैसे होता है, तो वो हम अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर में क्या दिखाया है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें कॉइल लगी हुई है और कॉइल जो है वो कॉपर की है। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक कॉपर है और एक हमारा इंडक्टर है। तो इस वजह से अगर ओवरलोड होगा तो हमारा हीट होगा, हीट की वजह से क्या होगा, हमारा कॉपर लॉस हो जाएगा, कॉपर की वजह से लॉस होगा, और दूसरा हमारा रिएक्टेंस की वजह से लॉस होगा। तो इस वजह से हमारा ट्रांसफार्मर में लॉस होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर बाय द वे किसी वजह से जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसके नेम प्लेट पे परसेंटेज इम्पीडेंस नहीं है, मिट गया हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि ट्रांसफार्मर में हम जब ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है टेस्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोला जाता है उसको। उस जो ट्रांसफार्मर के अंदर होता है उसको हम इम्पीडेंस टेस्ट भी बोलते हैं और वोल्टेज ड्रॉप भी बोला जाता है इसको। तो ये टेस्ट करेंगे तो हमें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर का जो है वो परसेंटेज इम्पीडेंस कितना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर हमने यहाँ पे 4% दिया है तो हमारा इनपुट वोल्टेज 1505 हो गया, तो क्या हम इसको घटा नहीं सकते हैं। तो अब घटाएंगे तो क्या होगा, देख ले, अगर हमने किसी भी ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इम्पीडेंस को घटाया बढ़ाया तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया, अगर 5 हमने यहाँ पे कर दिया तो हमारा इनपुट वोल्टेज और ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर हम इसी को बढ़ा दिए, परसेंटेज इम्पीडेंस को अगर हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रांसफार्मर है, देख लें, इसमें हमारा लोड है जो बहुत ही ज़्यादा लोड ऑलरेडी ओवरलोडेड है, ओवरलोड हो गया किसी वजह से, और ये हमारा इनपुट है। तो अब क्या होगा कि ओवरलोडेड की वजह से कभी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट हो गया तो अगर परसेंटेज इम्पीडेंस हमारा कम है, अगर परसेंटेज इम्पीडेंस हमने 4 की जगह यहाँ पे 3 कर दिया, तो क्या होगा, ये जो ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादा देर तक इसको नहीं झेल पाएगा ओवरलोड को, और ये हमारा जल सकता है। दूसरी बात, अगर हमने इसको ज़्यादा बढ़ा दिया, तो अगर इसको ज़्यादा बढ़ा दिया 4 या 5 या 6% इम्पीडेंस कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से हमारा इनपुट जो मिलेगा वो वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डिसाइडेड होता है कितने केवीए ट्रांसफार्मर के लिए कितना हमारा परसेंटेज इम्पीडेंस हो और कितना हमारा कम हो और कितना हमारा ज़्यादा हो।
तो ये इससे आप लोगों को ये पता चल गया कि हमारा परसेंटेज इम्पीडेंस होता क्या है, हम उसको निकालें कैसे, और वोल्टेज लॉस कब और क्या होता है, वोल्टेज लॉस में क्या होता है, हमारा जो इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, इम्पीडेंस टेस्ट क्या होता है। तो ये सब के बारे में आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि कितने केवीए ट्रांसफार्मर के लिए कितना परसेंटेज इम्पीडेंस होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने साइड में एक लिस्ट दे दिया है, आपको उससे अच्छी तरह पता चल गया होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।